सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10 से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बायोलॉजी से है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये उसका लेक्चर 1 है। तो इसमें मैं क्या इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो देखो मेरे तरफ से क्या आप लोग को मिलेगा। तो मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन को यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जो मैं ये स्लाइड बनाया हूँ इसमें मैंने एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट को सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है, देन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद जो एनसीईआरटी के बुक में जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ये टॉपिक जो होता है एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द स्कूल और कोचिंग क्लासेस में इसको नहीं पढ़ाया जाता, जो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक, और मैं नोट्स का भी फैसिलिटी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं जो भी ये पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लेक्चर के दौरान ही इसको, जब भी मैं स्लाइड चेंज करूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको एक्टिव स्टडी करना है। ठीक है, इस तरह से आपका एक्टिव स्टडी होगा, याद होते रहेगा। अगर आप लोग इस तरह नहीं करोगे, बाद में लिखोगे तो लिखते रह जाओगे और सारा चीज भूल जाओगे, कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो इसीलिए चलो कॉपी पेन उठा लो और लेक्चर के दौरान ही नोट्स बनाना शुरू करो। तो चलो आज का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। सो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर ये चैप्टर हम लोग की पढ़ने की नीड क्या है, इस चैप्टर में आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सारे चीज को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये मैंने बस मेन टॉपिक्स को डाल दिया हुआ है। ठीक है, इन टॉपिक्स के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, उनको मैं डिटेल में बताऊंगा जब भी मैं लेक्चर शुरू करूंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो जिसके बाद हम लोग मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बर्डिंग, फिजन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, रीजनरेशन, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। सो टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद हम लोग डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, रोल ऑफ डीएनए और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज लेंगे। देखो लेक्चर शुरू कर दिए हो, इसको क्लोज मत करो। देखो ये जो टॉपिक है, ये 3, ये एनसीईआरटी में फर्स्टली दिया हुआ है। ठीक, इसको मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही स्कूल में। ठीक, मैं इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद ही आपका बेसिक्स पे ग्रिप होगा, तब ये सारे टॉपिक्स आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके टेबल को एक बार समझेंगे। फिर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग एक टाइप को पढ़ेंगे फिजन, और बाकी के जो टाइप्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग फाइनली शुरू करते हैं। सो रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो देखो थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलता हूं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा बोलता हूं लेकिन आपको समझाता जरूर हूं। देखो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को पढ़ा था, चैप्टर को रिलेट कराता हूं थोड़ा सा आपको। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें हम लोग एक लाइफ को मेंटेन कैसे किया जाता है, यानी कि लाइफ में हम लोग फंक्शन करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रीडिंग, रनिंग। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के वजह से हम लोग का लाइफ का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहता है, यानी कि एक लाइफ का क्रिया या लाइफ का प्रोसेस चलता है। अब ये यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ये लाइफ है, ये लाइफ आखिर आता कहां से है। तो ये जो लाइफ है ये रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं तभी ये लाइफ आता है, और इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का बेसिक सा मतलब यही हुआ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which living organism produce new individual similar to themselves। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू यंग वंस, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं सेम अपने तरह। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन का बेसिक सा मतलब हुआ। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, तो ये रिप्रोडक्शन जो है इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो अगर हम लोग आज जो ह्यूमन बींग्स है, आज सब ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो एक टाइम के बाद सबका डेथ होगा और ह्यूमन स्पीसीज
का फाइनली इंड हो जाएगा। वही यहाँ पर हम लोग देखो ये टाइगर है, मान लो अगर ये टाइगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो एक टाइम के बाद सारे टाइगर इस अर्थ पर से खत्म हो जाएंगे कि नहीं, तो ऑफ कोर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को लाइफ के, ठीक है, अर्थ पे। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक होता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने तरह सेम? जैसे कि देखो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेम ह्यूमन बींग्स का ही बेबी बर्थ करता है। जैसे देखो यहाँ पर ये टाइगर है, ये बेबी टाइगर को बर्थ देता है। ठीक, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, चलिए आगे। जैसा कि ये देखिए एक लेडी मदर है, ये जो बेबी दी है ये एकदम ह्यूमन बींग्स है, ये लेडी भी ह्यूमन बींग्स है और इनका जो बेबी है ये भी ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो ये आखिर वाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर बेबीज? वहां पे टाइगर भी देख रहे थे, छोटा टाइगर दे रहा था, वही हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है हम लोग का भी बेबी जो होता है ह्यूमन बींग्स की तरह होता है। तो आखिर क्यों वाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर बेबी? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है, चलो उसको हम लोग पढ़ते हैं। सो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर बेबीज, तो इसको कॉन्सेप्ट को आखिर ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमन बींग्स है वो जब भी रिप्रोडक्शन करेगा तो एक ह्यूमन बेबी को ही प्रोड्यूस करेगा, क्यों? तो इसके पीछे का एकमात्र रीजन है रोल ऑफ डीएनए, ये डीएनए के वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्लास 9th में कुछ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बेसिकली समझा देता हूँ ये क्या मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मान लो एक ये सेल होता है, हम लोग जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया। अब ये क्रोमोजोम्स को हम लोगों ने यहाँ पे इनलार्ज कर दिया। ठीक, अब ये क्रोमोजोम्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन के दौरान उसके नेक्स्ट जनरेशन तक यानी कि उसके बेबी तक जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक, अब ये क्रोमोजोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, क्रोमोजोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब चलो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक, मान लो यहाँ पर आपका एक ये सेल है, ठीक, इस सेल के अंदर आपका ये डीएनए है। ठीक है, अब मानो ये सेल रिप्रोडक्शन करके अपना न्यू यंग वन देना चाहता है। ठीक, तो पहले क्या होगा, इस सेल के अंदर जो ये डीएनए है ये अपना कॉपी बनाएगा। अब जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिमिलर बेबी को बर्थ करते हैं तो डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए ना। देखो जैसे कि द डीएनए सेल डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स, जो ये डीएनए होता है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन्स बनाने का। ठीक है, किसी भी नए सेल के अंदर क्या प्रोटीन बनेगा उसका इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। ठीक है, तो ये जो अगर मान लो ये डीएनए हल्का सा जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये डीएनए अगर हल्का सा भी चेंज हो जाता है तो चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, ये डिफरेंट तरह का इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने लगेगा, डिफरेंट प्रोटीन बनने लगेगा। अब ये डिफरेंट प्रोटीन से क्या होगा, जब हम लोग का न्यू यंग वन जब प्रोड्यूस होगा, अब डीएनए में उसमें तो छेड़खानी हो गया था रेप्लिकेशन के दौरान, कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो भी ऑल्टर होगा, या तो उसका कोई ऑर्गन नहीं होगा या फिर उसके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो उसका अल्टरनेट बॉडी डिजाइन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, तब ये रेप्लिकेट होना चाहता है तो सिंपली यहाँ पर पहले क्या होगा, इनका डीएनए जो है पहले वो रेप्लिकेट हो गया। ठीक, अब डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद फाइनली ये दो सेल रेप्लिकेट हो जाते हैं। ठीक है, ये दो सेल अलग अलग, देखो यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया, ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसको मैं आगे समझाता हूँ ये आखिर एग्जैक्ट होता क्या है। सो जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बायोकेमिकल जो होता है वो प्रोसेस होता है। देयरफॉर नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रियलेबल, यानी कि कोई भी बायोकेमिकल जो चेंज होता है वो एब्सोल्युटली भरोसेमंद नहीं होता है पूरे तरह से, उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज ओनली एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशन each time and forms new cell causing variation, so these new cell will be similar but not identical to the original cell। अब देखो वहां पे हम लोगों ने देखा था एक जो ये सेल था उसके अंदर एक डीएनए था, उसके बाद ये डीएनए का पहले कॉपी हुआ। ठीक, कॉपी होने के बाद ये दो हम लोग को न्यू सेल डिवीजन हो गया और दो न्यू सेल मिल गया। ठीक, अब हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि जो ये डीएनए का कॉपी जो होता है ये बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, अब ये बायोकेमिकल कोई भी रिएक्शन जब होता है परफॉर्म होता है तो वो कंप्लीटली सेम नहीं होता है, सही से नहीं हो पाता है। इसके वजह से क्या होता है, जो न्यू यंग वन जो
बनते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब डीएनए का मटेरियल ही हल्का सा चेंज हो गया तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनाएगा, प्रोटीन डिफरेंट बनाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होगा। अब यहाँ पर ये जो दो सेल हैं ये दोनों को कह सकते हैं क्या कि ये आइडेंटिकल हैं, ये सिमिलर हैं, ये देखने में एक दूसरे की तरह हैं लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। देखो जैसे मैं हूं और आप हो, हम लोग सिमिलर हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सिमिलर स्पेसीज में हैं, लेकिन मेरा जो बोलने का तरीका है, मेरा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस है, ठीक है, आपसे मेरा डिफरेंट है। तो इसके वजह से ये जो भी डीएनए जब भी हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है इसके वजह से वेरिएशन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग का ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर अप होता है। देयरफॉर बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। कोई भी रिप्रोडक्शन हो या फिर हम लोग आगे फर्दर रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें डीएनए का कॉपी बनना ये बेसिक होता है, ठीक है। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड दिस कॉपी ऑफ डीएनए, दिस क्रिएट टू कॉपी ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। जैसा कि मैंने अच्छे से बता दिया, ये जो डीएनए होते हैं ये जब कॉपी होते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीटली ट्रस्टेबल नहीं होता है। जब वो डीएनए कॉपी होता है तो उसके दौरान उसमें कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं, उस चेंजमेंट की वजह से क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो थोड़ा सा वेरिएशन के साथ फॉर्म होता है, यानी वो पेरेंट के सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसे आप हो, अपने माँ बाप के सिमिलर हो, अपने माता पिता के तरह सिमिलर हो लेकिन एकदम उनके टू कॉपी नहीं हो, उनके तरह आपका सेम चेहरा नहीं मिलता है, थोड़ा सा आप में वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। चलिए अब ये वेरिएशन जो आया है न्यू ऑर्गेनिज्म में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या साइड इफेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका पहले हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं, यानी कि इसका क्या डिमेरिट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर इस वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विथ सेलुलर apparatus, सच न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। देखो कभी कभी ये डीएनए का जब कॉपी होता है तो ये इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है या जो नया सेल प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ अच्छे से प्रोटीन नहीं बनाता है और अच्छे से वर्क ना करने की वजह से जो न्यू बॉर्न सेल या ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाता है। वही ऑर्डर हैंड इसका बहुत ज्यादा चांस होता है, देयर कुड बी स्टिल मेनी other variation in DNA copies that would not lead to the such drastic outcome। यहाँ पर वही उसका डिफरेंट साइड भी होता है, हर एक चीज का एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इफ सम वेरिएशन वेयर to be present in few individual in this population, there will be some chance to survive them। ठीक है, देखो मान लो ये आपका एक, मान लो यहाँ पर आपका देखो ये आपका, सॉरी इसको क्लियर करता हूँ मैं, एक सिंपली आपको एग्जांपल लेता हूँ जिसके वजह से आपको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मानो एक आपका ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स है, ठीक, ह्यूमन बींग्स हैं, ये रेड वाले ह्यूमन बींग्स है, ठीक। वहीं पर ये आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और ये न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जो न्यू यंग वंस हैं वो ये हैं, ठीक है, ये है, ये वाले हैं, जो ये ब्लू वाले हैं जो हैं ये न्यू यंग वंस हैं, ठीक है। अब देखो क्या, अब जानते हैं हम लोग ये रिप्रोडक्शन हुआ तो इनके अंदर कुछ वेरिएशन आ गया, ये जो ब्लू वाले हैं इनके अंदर कुछ वेरिएशन आ गया। अब वेरिएशन इनके अंदर क्या आया कि इनका जो हीट रेजिस्टेंट का कैपेसिटी है वो बढ़ गया, ठीक। अब मान लो इस सराउंडिंग से या इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ने लगता है तो ये जो रेड वाले हैं ये सरवाइव नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर इनका बढ़ने, इस सराउंडिंग्स का बढ़ने लगा, तो इस टेम्परेचर पे ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वही जो न्यू वेरिएशन वाले हैं ये प्रोड्यूस हुए हैं, हीट रेजिस्टेंस इनका ज्यादा है तो ये ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाएंगे और ये यहाँ पर डेथ हो जाएंगे, लेकिन ये सरवाइव कर जाएंगे ब्लू वाले, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन को हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल चलिए हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर where a population of bacteria living in temperature waters and if the water temperature were increased by global warming, most of these bacteria would be die but few variants resistance to heat would survive
फॉर ग्रो फर्दर। देखो मान लो ये आपका ये एक आपका टैंक है, ठीक, इस टैंक में वाटर फिल है, ठीक है, यहाँ तक वाटर है, ठीक। अब ये वाटर का नॉर्मल सा टेम्परेचर है, इसके अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। मान लो ये रेड वाले जो हैं ये टाइप ए के बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और टाइप मतलब नहीं कहो, ये सेमी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और ये कुछ ब्लू वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ ये मान लो ये पर्पल कलर है तो ये पर्पल के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो रेड वाले हैं ये जब मानो ये वाटर का टेम्परेचर मान लो यहाँ पर ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, इतना पे ये दोनों अच्छे से हैं। अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये 25 से बढ़ के क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये जो रेड वाले जो हैं ये इतना टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये डेथ हो जाते हैं। वही जो ये पर्पल वाले जो हैं ये 35 डिग्री पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ उस तरह का वेरिएशन आ गया है तो ये सर्वाइव कर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है। तो ये बेसिकली आप लोग इस तरह से वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। सो हेयर वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है इवोल्यूशन वाला, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो चलो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को पहले पढ़ लिया था, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने तरह सेम न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह से होता है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ठीक है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक पेरेंट जो होता है वो कैपेबल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर मेल और फीमेल की नीड नहीं होती है, सिंगल एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में करते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और जो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल दैट इज वन मेल। देखो ये जो साइन है ये साइन जो है इससे हम लोग मेल को दिखाते हैं, ये आप लोग जान लो, और ये जो साइन होता है इससे हम लोग फीमेल को दिखाते हैं, ठीक है। दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल की नीड पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल, और ये आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, टाइगर हो गया, लाइन हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हर स्टडी वाले वीडियोस में उसके बीच में एक फैक्ट को भी इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए फैक्ट ऑफ द डे आज का फैक्ट क्या है उसको देखते हैं। एक जो बिच्छू या स्कॉर्पियन जो होता है, ये जो स्कॉर्पियन देखो ये इस तरह से होता है, ऐसे तो आप लोग जानते हैं लेकिन तब भी ये जो होता है ये पानी के अंदर अपने सांस को 6 दिन तक रोक सकते हैं। यानी ये पानी के अंदर इसको अगर डाल दिया जाए तो ये अपने ब्रीथिंग को या सांस को 6 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसा ही डेली 2 नॉलेजेबल फैक्ट, 2 नॉलेजेबल थिंग्स, दो भी आप लोग अगर नॉलेजेबल चीज जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पर भी पेज है दैट इज स्टडी विथ बीसू, और अपना यूट्यूब चैनल तो है ही। यहाँ पर आपको लेक्चर के बीच में तो फैक्ट मिलते ही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग डेली जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को फैक्ट कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ जाता है, इसका एक टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल इंडिविजुअल जो होता है गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे पाता है, ठीक है। वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 इंडिविजुअल की नीड पड़ती है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, तब ये न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं, देते हैं, ठीक है।
वही इसमें जो होता है लेस वेरिएशन आता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें लेस वेरिएशन आता है, ठीक है। इसमें एक ही पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म को दे देता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक पेरेंट है, ठीक, ये एक पेरेंट ही न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे दिया, ठीक। वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स आपस में मिल के एक ऑर्गेनिज्म को देते हैं। तो मान लो इसका कुछ अलग प्रॉपर्टीज होगा, इसका कुछ अलग कैरेक्टर होगा, इस दोनों का कैरेक्टर तो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। आपका कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर सेम नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से जो नया यंग वंस प्रोड्यूस होता है उसमें ज्यादा वेरिएशन होता है, क्योंकि दोनों अलग होते हैं, मिलते हैं उनके अंदर, तो उनका वेरिएशन ज्यादा होता है। वही जो लेस वाले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक ही पेरेंट होता है, तो इसका जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है तो थोड़ा मोड़ा इसमें डीएनए में चेंजिंग आता है, उसके वजह से जो ये ऑर्गेनिज्म होता है इसमें कम वेरिएशन होता है, ठीक है। इसमें जो इंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। यहाँ पर सिंगल पेरेंट एक न्यू यंग वन को बर्थ दे देता है तो इसमें कम एनर्जी और कम टाइम लगता है। वही यहाँ पर जो दिस द इंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम एंड लॉन्गर एनर्जी। यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है और ज़्यादा एनर्जी भी लग जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्म नहीं होता है, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्म होता है, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फॉर्म होता है। ये दोनों फ्यूज करते हैं तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है, देन बेबी फॉर्म होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक ओवरव्यू, एक डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ से हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ मोड्स होते हैं, 6 मोड्स हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में। तो पहला मोड्स है फ्यूजन, और बाकी के जो मोड्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद वो जब मोड्स खत्म हो जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का मोड होता है वो फ्यूजन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इट इज द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर देन 2 हाल्फ। इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड करके 2 बना लेता है, 2 हो जाता है, या फिर 2 से ज्यादा हाल्स में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 से ज्यादा हाल्स में भी डिवाइड हो सकता है, 3 4 जितना भी हो, ठीक। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन होता है। सो इसमें क्या होता है, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 हाल्स। बहुत सारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 हाल्स में, और ईच वन ग्रो इनटू एन एडल्ट। मान लो ये आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ये जब डिवाइड होके क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और ये दोनों जो है ये ग्रो करके एडल्ट बन जाते हैं, फिर ये दोनों अपना डिवीजन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है बाइनरी फ्यूजन का जो एग्जांपल है उसमें अमीबा आता है, ठीक है। चलो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो ये अमीबा है, ठीक, पेरेंट अमीबा हो गया। देखो पहले जब इसका डिवीजन होता है तो मैंने पहले बताया था जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, और ये डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो सिंपली पहले न्यूक्लियस का देखो, यहाँ पर इलोगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, डीएनए अंदर रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक। डीएनए का यहाँ पर देखो फाइनली ये 2 डीएनए अलग अलग 2 न्यूक्लियस हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गया, इसका मतलब क्या है, 2 डीएनए अलग अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेल बस अलग होना बाकी है, यहाँ पर फाइनली सेल अलग हो गया, ठीक है। 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, और ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं फर्दर ये ग्रो करते हैं और एडल्ट नया बन जाते हैं, ये दोनों अलग अलग एडल्ट बन जाएंगे। देखो यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो एक्टिविटी 8.3, तो आप लोग का ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर होगा कि एक्टिविटी 8.1 और जो 8.2 है क्या मैंने छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो तो जो एक्टिविटीज थे वो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ पर मैं फ्यूजन पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। फ्यूजन पढ़ा रहा हूँ उसमें मोड्स में, तो वो फ्यूजन से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। वो जो 2 एक्टिविटी है 8.1 और 8.2 वो एक बॉन्डिंग से रिलेटेड था और एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड था। तो ऐसा नहीं है वो एक्टिविटी मैं तोड़ रहा हूँ, मैं टॉपिक जब वो पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको मैं करा दूंगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि कोई एक्टिविटी मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट करूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 2, तो उसमें अदर जो मेथड है मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल के, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो एक्टिविटी करा दूंगा। तो ठीक है, तो चलो 8 पॉइंट एक्टिविटी जो 8.3 है इसको देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कैसे होता है उसी से रिलेटेड है। तो देखो हम लोगों ने सिंपली
क्या करना है यहाँ पर इस एक्टिविटी में, ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन अंडर ए माइक्रोस्कोप। देखो हम लोग को एक परमानेंट स्लाइड लेना है। ये स्लाइड क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया जाता है और इसी स्लाइड में हम लोग को जो चीज को देखना होता है उसको लगाते हैं। ठीक, तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग को बाइनरी फिजन अमीबा लेना है जो बाइनरी फिजन कर रहा हो। ठीक, पहला ये स्लाइड हो गया, इसके अंदर अमीबा भी है और अमीबा जो है बाइनरी फिजन कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखेंगे। तो ये पहला केस हुआ। ठीक, पहला हम लोगों ने सिंपली स्लाइड लिया, उसके अंदर क्या है, अमीबा है, अमीबा बाइनरी फिजन कर रहा है और उसको हम लोग को माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। सेम इसी तरह हम लोग को एक और स्लाइड लेना है, उसके भी अंदर सेम अमीबा रहेगा और वो भी बाइनरी फिजन कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग को लेना स्लाइड को, ये दूसरा स्लाइड हो गया और इसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। ठीक है, इस दोनों को हम लोग को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ स्लाइड। अब इस दोनों में क्या हम लोगों ने डिफरेंसेज पाया उसको हम लोग को कंपेयर करना है। तो ऑब्जर्व हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन we see that amoeba divides with different plane in a separate slide। हम लोग देखेंगे कि जो अमीबा, ये तो सिंपली अमीबा देख रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो ये जो अमीबा है सिंपल डिवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अमीबा है ऐसे ही डिवाइड होगा हमेशा, कभी कभी क्या होता है, मान लो ये जो एक अमीबा है इसका जो न्यूक्लियस है, पहले तो न्यूक्लियस ही रेप्लिकेट करता है, तो मान लो ये रेप्लिकेट कर गया तो ये सिंपल ये हो गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है ये बीच से ही ऐसे ही यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक ये इधर आ जाता है न्यूक्लियस और एक ऐसे हो जाता है। ठीक, यानी ये डिफरेंट प्लेन में होने लगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक तो ये एक केस हो गया, ये एक इस प्लेन में डिवाइड होने लगा। ठीक, यही इसका दूसरा केस हम लोग देखें, मतलब माइक्रोस्कोप में मान लो ये सारी चीज हम लोग ऑब्जर्व किए, तो फर्स्ट केस में मान लो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया। दूसरे जब हम लोगों ने स्लाइड को लगा के देखा तो उसमें क्या हो रहा था, ये जब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो एक ऊपर डिवाइड हो गया, यानी कि ये यहाँ से डिवाइड हो गया, देखो ये बीच से ही डिवाइड हो गया, और एक नीचे डिवाइड हो गया। एक तो पहले यहाँ से हुआ, ये ट्रांसवर्स हुआ, ठीक है, और दूसरा हाँ ट्रांसवर्स ही हुआ, लॉन्गिट्यूडनली हुआ ये वाला, और यहाँ से जो हुआ ये ट्रांसवर्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जरूरी नहीं है कि हर अमीबा जो बाइनरी फिजन कर रहा है वो सिंपलर करेगा। ठीक है, वो डिफरेंट प्लेन में ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो अमीबा जो होता है वो सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग जानते हैं, पहले भी लोअर क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सूडोपोडिया होता है। ठीक है, इसके जो है डिवीजन जो है न्यूक्लियर मटेरियल पहले डबल होता है और उसका सेल सिंपली डिवाइड हो जाता है, हम लोगों ने पहले देखा है। सो वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर इस एक्टिविटी से यही हम लोग को बताया गया है कि अमीबा सिंपली ऐसा नहीं है कि इसी तरह डिवाइड करता है एक ही प्लेन में, वो डिफरेंट तरीका से डिवाइड करता है। और ये उतना एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तब भी पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर का लास्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि मल्टीपल फिजन है। सो लास्ट टॉपिक हम लोग का है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो बाइनरी फिजन में जो है एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना लेता है, वही इसमें क्या होता है, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड, बहुत सारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड होते हैं मोर देन 2 हाल्फ, वो 2 से अधिक में डिवाइड हो जाते हैं, और ईच वन जो होता है वो ग्रो होके एडल्ट बन जाता है। इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। देखो ये एक प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का सेल के बाहर एक सिस्ट होता है जो कि प्रोटेक्टिव वाल होता है। देखो ये यहाँ पर, उसके बाद ये रेप्लिकेशन होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के अंदर ये जो सिस्ट के अंदर ही जो है ये जो प्लाज्मोडियम है ये बहुत सारे डिवाइड होकर बहुत सारे मल्टीपल फिजन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं, और बहुत सारे डॉटर सेल देखो यहाँ पर प्रोड्यूस कर लिए मल्टीपल फिजन का यूज करके। उसके बाद जो ये सिस्ट है, फाइनली जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ये ब्रेक होता है और जो है डॉटर सेल रिलीज हो जाते हैं, और ये जो डॉटर सेल है फर्दर ग्रो करके फर्दर ये एडल्ट बन जाते हैं। फिर वो एडल्ट फर्दर जो है मल्टीपल फ्यूजन करते हैं और इस तरह से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से मेरा भी मोरल बूस्ट होगा, और चैनल को साथ ही जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर 2 अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं।
सो यहाँ से आप लोग मेरे चैनल के अदर वीडियोस को वन टैप पे देख सकते हैं, ठीक है, और मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करके सिंपली वन टैप में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू सून। हम लोग मिलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो बाय बाय।